चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कल 3 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे। चौथे क्वेश्चन से अपन डिस्कस करेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेवी वैल्यू। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ जो हुआ करता था इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। यही है भाई। अब मैं सबका बेसिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर बना लूं और जस्ट उसका उल्टा आंसर लिख दूंगा किसका, पीकेबी का। हाँ भाई एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बेटा CH3 CH2 NH2। चलिए भाई क्लास ध्यान से देखना कि मैं इसको अटेम्प्ट कैसे कर रहा हूं। दूसरा क्या है बेटा मेरे पास ये यहां पर NH CH3। हाँ भाई नेक्स्ट थर्ड वाले में क्या है बेटा, दो 2 डिग्री, यानी अपने पास NH, यहाँ पर CH2 CH3 और एक मॉलिक्यूल और CH2 CH3। ध्यान से बात सुनना बेटा सभी लोग। और इस वाले में क्या है कि ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर NH2। चलिए भाई देखिए बेसिक स्ट्रेंथ के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता था। फर्स्ट यू हैव टू चेक कि भाई मॉलिक्यूल इज गोनेडीन और नॉट, एमाइडीन और नॉट। अब यहाँ ना गोनेडीन दिया है ना एमाइडीन दिया है, ठीक है भाई। तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जितने भी हमें मॉलिक्यूल दिए हैं उसमें कॉमन नाइट्रोजन सिलेक्ट करना अपना पहला टारगेट होगा। कॉमन नाइट्रोजन। और कॉमन नाइट्रोजन अगर सिलेक्ट करें तो बेटा यहाँ पर इसका एक लोन पेयर दिया हुआ है, इसका बेटा एक लोन पेयर दिया हुआ है और यहाँ पर एक लोन पेयर है, एक यहाँ लोन पेयर है। आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती चली जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं। तो अपन बोलेंगे कि ये अपने पास लोकलाइज्ड है, यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। बात क्लियर। दूसरा वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, रीजन क्योंकि उसके पास पाई सिंगल लोन पेयर एक सिस्टम अवेलेबल है, यानी यहां रेजोनेंस हो रहा है। हाँ भाई तीसरी बात, इसमें बेटा रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा और इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो पहली बात मुझे एक इतनी बात समझ में आ गई कि जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है उनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। मतलब ए और सी वाले जो मुझे नजर आ रहे हैं बेटा, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ, अगर बेसिक स्ट्रेंथ के रिस्पेक्टिव बात करूं तो मेरा आंसर होगा कि ए और सी ग्रेटर देन मस्ट बी बी एंड डी। बी और डी से वो आगे होंगे। क्लियर है? क्या आपको इतनी बात समझ आ गई? अब मुझे कंपैरिजन करना है ए और सी का और कंपैरिजन करना है बी और डी का। अब देखिए बेटा किस तरीके से अपन कंपेयर करेंगे। जब ए की बात की जाएगी तो यहां पर बेटा एक ग्रुप लगा हुआ है, इट इज अ प्लस आई ग्रुप, एक प्लस आई। अच्छा इसमें अगर अपन बात करें प्लस आई कितने हैं बेटा, 2। दूसरी चीज यहां बेटा जो आपको इथाइल नजर आ रहा है, इथाइल, क्योंकि यहां कोई भी फेज मेंशन नहीं है, ठीक है भाई। इथाइल और मिथाइल वाले जो ग्रुप्स होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा, यहां पर एक्सेप्शन होता है। ठीक है भाई, क्या एक्सेप्शन होता है? देखिए मिथाइल और इथाइल के लिए कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर अगर बेटा हमारे पास मॉलिक्यूल एक्वस फेज में, एक्वस में, अगर मॉलिक्यूल एक्वस फेज में या फिर फेज दिया ही नहीं है, किसी क्वेश्चन में फेज इज नॉट गिवन, तो आपको मान के चलना है कि वो किस फेज में है बेटा, एक्वस फॉर्म में। बात समझे? और आप लोग को 2 नंबर याद रखना है। देखिए एक नंबर हमारे पास चलेगा पहला मिथाइल के लिए, CH3 के लिए, ठीक है भाई, CH3 के लिए, और इसका आंसर जो होता है वो होता है 213। 213 इसका आंसर चलेगा, ठीक है। और दूसरा अपने पास होता है बेटा इथाइल के लिए, यानी C2H5 के लिए, C2H5 के लिए। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 231, 231, ठीक है। अब इसमें 2-3 इफेक्ट लगना स्टार्ट हो जाते हैं, एच बॉन्डिंग भी आ जाती है, हाइपर कॉन्जुगेशन सब इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिस वजह से ये आंसर चेंज हो जाते हैं एक्वस फेज में, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें याद रखना है कि मिथाइल और इथाइल केवल ये 2 ग्रुप, बाकी अगर और कोई एल्काइल ग्रुप है तो उसके लिए नहीं लगेगा। केवल मिथाइल और इथाइल के लिए जो आंसर होता है वो 213 होता है, बट वो केवल एक्वस फेज में। अगर गैसियस फेज मेंशन होगा तो अपना जो आंसर होता है वो तो वही होगा, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, ये अपने पास डायरेक्टली ये आंसर होगा, ठीक है। अमाइंस की बात चल रही है और ये अमाइंस की डिग्री की बात चल रही है। मतलब क्या है, जैसे यहां पर एन के साथ अगर CH3 बेटा अपने पास लगा हुआ है, ये 2 डिग्री हो गया, इट्स आ 2 डिग्री, ठीक है भाई। और इससे कम क्या होता है बेटा अपने पास CH3, और इस पर क्या NH2, ये क्या हो गया बेटा 1 डिग्री, ठीक है भाई। और इससे कम क्या होता है बेटा यहां पर ये CH3 और इस पर N, एक और CH3,
और ये CH3। ये आंसर होता है बेसिक स्ट्रेंथ का, इट्स आंसर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया क्या पॉइंट आपको? ऐसे ही बेटा बेसिक स्ट्रेंथ इथाइल के लिए हमारे पास एक्सेप्शन क्या है कि भाई अगर फेज मेंशन नहीं है और इट इज इन एक्वस फेज, तब उस स्टेट में अपना आंसर होगा 231। अच्छा, मैं अगर आपको याद रखने की ट्रिक बोल दूं तो आपको इतना याद रख लो कि 2 आगे होता। बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता कि 1 और 3 में कंफ्यूजन हो जाता कि भाई 1 किस में आगे था, 3 किस में आगे था। अब ये याद रखना कि भाई छोटा वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें छोटा नंबर आगे है और बड़ा वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें बड़ा नंबर आगे है। तो इससे याद रखना कि भाई CH3 में 1 आगे रहेगा और C2H5 में 3 आगे रहेगा। क्लियर है? कभी कभी जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपको ये बात तो याद रह जाती है 213 और 231, बट बच्चे कंफ्यूज जो होते हैं वो इसमें हो जाते हैं कि 13 और 31 में से क्या सिलेक्ट करना। तो अपन क्या रखेंगे कि छोटे वाले के लिए छोटा वाला नंबर आगे रखो और बड़े वाले में बड़ा वाला नंबर। क्लियर है? समझ गया ना? अब इसमें क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा n, यहां पर इथाइल कितना डिग्री बेटा, 2 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बेटा इससे कम क्या है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में ये ET कितने आ जाएंगे इथाइल, ये अपने पास 3 ET आ जाएंगे। और 1 डिग्री में केवल 1 ET आएगा और ये अपने पास H। क्या ये बात क्लियर है? अरे बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो क्या करना है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास केवल और केवल एक तो बेटा 1 डिग्री अवेलेबल है इथाइल और एक बेटा कितने डिग्री अवेलेबल है, 2। और हम जानते हैं कि 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का। बेसिक स्ट्रेंथ का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, C ग्रेटर देन A। क्या ये बात समझ आ गई? अब इसके बाद मुझे डिसाइड करना था इन दोनों के अंदर, तो क्या इसमें बेटा एक CH3 एक्स्ट्रा प्लस आई अवेलेबल है और प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, यानी इन दोनों में बाकी चीजें तो सेम थी बट यहां पर एक्स्ट्रा प्लस आई अवेलेबल है, इसलिए जो B होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होगा, D से। ये बेसिक स्ट्रेंथ का आंसर, क्योंकि PKB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, तो अपना PKB का ऑर्डर क्या हो जाएगा, D फिर B फिर A फिर। समझ में आया? क्या आपको ये बात क्लियर है क्या आंसर कैसे लिखा? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्या इस चीज को फिर से एक्सप्लेन किया जाए? सबको समझ आ गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ के फिर से ऑर्डर में लिखना है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर फेज मेंशन नहीं है, हालांकि मिथाइल और इथाइल अलग अलग आए हैं। अगर फेज मेंशन नहीं है तो अपन मान के चलते कि पूरा जो रिएक्शन चल रहा है वो किसमें चल रहा है, वाटर के अंदर। क्लियर है? तो यहां बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जैसे ये जो लिखा हुआ है ये क्या है बेटा, NH2। ठीक है भाई। दूसरा अपने पास क्या है बेटा, C6H5 और इस पर बेटा कितने CH3, 2 CH3। ठीक है भाई। और नेक्स्ट अपने पास क्या है बेटा, C2H5NH, मतलब यहां पर 2 इथाइल ग्रुप हैं, 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है भाई। और इसमें ये ET लिख दूं। ठीक है भाई। और नेक्स्ट वाले में हमारे पास, नेक्स्ट वाले में क्या है, CH3NH2। ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ना यहां गोनेडीन है ना ही अमाइडीन है। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले हम लोग यहां पर ये लोन पेयर चेक करेंगे कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। मुझे बताइए क्या इन दोनों में ये वाले जो लोन पेयर्स हैं, क्या ये दोनों के दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अरे बोलो। और इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मतलब हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का अगर आंसर की बात करें तो पहला पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया, क्या C और D जो हैं वो ग्रेटर होंगे किससे बेटा, A और B से। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे जो कंपैरिजन करना है वो किस किस के बीच में करना है, C और D के, A और B के। तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पर मुझे बताओ क्या इसके पास 2 एक्स्ट्रा प्लस आई अवेलेबल है, यानी A और B में कौन जीत गया बेटा, B किससे आगे आ गया, A से। क्लियर है? उसके बाद इस वाले केस में यहां पर बेटा प्लस आई कितने हैं, 2, उसमें प्लस आई केवल कितना है, 1। तो अपने पास इधर क्या हो गया बेटा, C आगे आ गया किससे बेटा, D से। और ये तो आगे था ही, तो ये अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ का फाइनल आंसर बन गया। क्या आपके समझ आया? ये बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन क्या इसमें? बढ़े आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन
और पैराटोलिडीन। हाँ भाई देखिए क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। पहला वाला क्या है, एनिलीन, मतलब बेंजीन रिंग पर क्या लगा दे, NH2 लगा दे भाई, ये बन गया अपने पास एनिलीन। इसके बाद वो कह रहा है कि जो एनिलीन है, इस एनिलीन में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पैरा पोजीशन पर NO2 लगाना पड़ेगा। और इस एनिलीन में, हाँ भाई, पैरा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा, मिथाइल, इस एनिलीन में। क्लियर है? क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए? अब ये जो स्ट्रक्चर बने हैं, मुझे इसमें बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है। पहली बात, क्या तीनों में लोन पेयर जो हैं, दीज आर टेकिंग पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, सबके सब रेजोनेंस में? अगर तीनों रेजोनेंस में, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। इसके पास कोई एक्स्ट्रा ग्रुप अवेलेबल नहीं है। NO2 के पास क्या है बेटा, -N इफेक्ट, -M। -M कहाँ क्या लगेगा, ऑर्थो और पैरा। दिस -M इज एप्लीकेबल, समझ गए ना? अगर ये मान लीजिए अगर इस पोजीशन पर होता तो अपन इसका -M नहीं मानते, क्या मानते, -I। समझ में आ रहा? क्योंकि ये ऐसी पोजीशन पे था कि इसका इफेक्ट जो है वो NH2 पर एप्लीकेबल है, तो अपन क्या मानेंगे, इसका -M। CH3 कौन सा इफेक्ट लगाता है, पहले +H, ध्यान रखना, ये पहले +H लगाता है, +I बाद में। कई बच्चे इसका डायरेक्टली +I सोचने लगते हैं, इसका पहले क्या लगेगा, +H। कहाँ लग रहा है बेटा, ये लग रहा है ऑर्थोपैरा। याद रखना ये क्यों लगा रहा है +H, sp2 से जुड़ा sp3 कार्बन है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप sp3 से जुड़े sp3 कार्बन के बारे में +H सोचे। sp2 से जुड़ा sp3 इसलिए +H लगा रहा। अब क्योंकि ये +H लगा रहा है, यानी इसने बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया, इसने बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर दिया, ये जहां थे वहीं रह गए। तो भाई सबसे आगे कौन निकल गया, C। बेटा जो जहां था वो वहीं खड़ा रह गया, उससे पीछे कौन आ गया बेटा, B। और ये अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ का आंसर हो गया। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। समझ आ गया क्या ये बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकाला गया, बोलो, क्लियर है ना सबको? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई इसमें, ओ सॉरी, इसमें 2 पार्ट हैं, तो मुझे लगा एक ही के अंदर ही है। ठीक है, तो इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। बच्चों बताओ बेटा क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इस बेंजीन रिंग पर, भाई अब तो शायद आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दोगे, पर NH2 है, दूसरे में भी बेटा अपने पास इस NH पर एक CH3 अवेलेबल है, यहाँ पर एक CH3 अवेलेबल है, और यहाँ पर बेटा ये जो अपने पास CH2 NH2 है। चलिए भाई, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ABC में, बोलिए, बिकॉज C वाले में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा, तो बेटा सबसे आगे निकल गया C। रीजन, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं था। अच्छा, A और B का लोन पेयर रेजोनेंस में है, समझ में आ रहा? तो अब A और B में एक्स्ट्रा इसमें क्या अवेलेबल है, +I अवेलेबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे आगे C, फिर B, फिर। बहुत बढ़िया, आप लोगों को बेसिक स्ट्रेंथ अब समझ में आ गई, क्लियर है ना? जैसे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, कह रहे कि भाई इसमें बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बच्चों अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कौन से फेज में, मतलब यहां पर कोई एक्सेप्शन आने वाला नहीं है। अगर एक्वस फेज होता तब, या फेज मेंशन ही नहीं होता तब, उस केस में हमें वो एक्सेप्शन वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करने। क्लियर है? अब जैसे इसमें मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा C2H5NH2, ये लिखा हुआ है बेटा C2H5NH2। हाँ भाई सबको दिखाई दे क्या, 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। कैसे, ये लिखा हुआ था CH2CH3, ठीक है भाई, ये लिखा था CH2CH3, क्लियर है? ये 1 डिग्री है। अब ये कितना डिग्री है बेटा, 2 डिग्री, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है CH2CH3 और एक और CH2CH, यहां पर भी बेटा ये CH2CH, ये बन गया। नेक्स्ट वाले में कितना है बेटा, ये यहां पर कितना है बेटा, CH2CH3, ये 3 डिग्री है। और क्योंकि ये गैसियस फेज में है, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका आएगा, बोलो भाई ABCD में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ C वाले का होगा। रीजन, रीजन क्योंकि उसके पास +I ग्रुप कितने हैं, 3, इसके पास और इसके पास, तो आंसर होगा सबसे पहले C, फिर B, फिर और लास्ट में कौन आ जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भी ग्रुप अवेलेबल या हाइड्रोजन का +I इफेक्ट सबसे कम होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगला, हाँ भाई क्या कह रहा है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में हमको बताना है कि भाई यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे बताएंगे। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा CH3,
CH2OH एल्कोहल है। क्या एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमाइंस से आगे है? रीजन इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। समझ में आ रहा? दूसरी बात, यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है CH3 और ये NH और इधर पर CH3। क्या ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है? जो एनसीईआरटी में बात है क्या बिल्कुल यही लिखी हुई है? इसके पास बुक ओपन है भाई, चेक कर लेना इसको। अब मुझसे पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। देखो भाई, ये कितने डिग्री है बेटा? 2 डिग्री। ये कितने डिग्री है बेटा? 1 डिग्री। और ये तो अल्कोहल है। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं एक बार दिमाग में सेट कर लो। सबसे पहले अगर बॉइलिंग पॉइंट मुझसे पूछा जाए तो मैं ये चेक करूंगा कि भाई जिस अमाइंस का मोलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ जाएगा। बट अगर मेरे पास अमाइंस का फॉर्म बने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला, तब उस केस में सबसे ज्यादा होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3। रीजन बिकॉज इसके पास जो H अवेलेबल है 2, ये H बॉन्डिंग बनाने के लिए कैपेबल है। यहां पर एक ही H अवेलेबल है। समझ में आ रहा? और इसकी तो बात ही अलग हो गई। ये तो क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। क्लियर है ना बात? तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर याद रखना कि भाई बॉइलिंग पॉइंट की जो चर्चा चल रही है वो अपने पास सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा बेटा? सबसे ज्यादा ए। ए के बाद, ए के बाद बॉइलिंग पॉइंट में, अरे इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? बी वाले का। फिर किसका होगा? सी वाले का। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अभी ये बताया कैसे हो रहा। क्लियर है ये? चलिए अगला देखिए। कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। अब इसमें भी आंसर आप दे सकते हो कि भाई C6 और ये सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में तो बेटा देखो क्या है ना, सॉलिबिलिटी की अगर अपन बात करें, ये जो आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पर, और ये NH2 है। ठीक है भैया, ये NH2 है। दूसरी बात, ये क्या है बेटा हमारे पास? ये अपने पास लिखा हुआ है C2H5 होल ट्वाइस NH। चलिए भाई, ये लिखा हुआ था यहाँ पर C2H5 होल ट्वाइस, यहाँ पर भी ये C2H5। चलो एक बात सोचो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन हो सकता है? इन तीनों में सॉल्युबिलिटी सबसे हाईएस्ट किसकी होगी? तो आंसर होना चाहिए सी। रीजन बिकॉज अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा ये हाइड्रोफोबिक पार्ट में, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट में, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट में सबसे लार्जर कौन है? सबसे लार्जर हाइड्रोफोबिक पार्ट ए, फिर बी, फिर सी। और जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा उतना सॉल्युबिलिटी। तो बेटा सॉल्युबिलिटी का अब आंसर बोलो क्या हो जाएगा? अरे बोलो भाई, सॉल्युबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा? क्या आएगा? सॉल्युबिलिटी में सबसे आगे, फिर रीजन समझ में आया क्या? क्योंकि यहां पर हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? हाँ भाई नेक्स्ट अगला। हाउ विल यू, अच्छा कन्वर्जन स्टार्ट हो गया। देखिए भाई, ये बिल्कुल सिंपल कन्वर्जन है। अगर आपको कुछ अमाइंस से रिलेटेड बेसिक रिएक्शन का ज्ञान है, जैसे कि भाई अमाइंस की आप लोगों को पता है कि एक कार्बिल अमाइन टेस्ट होता है, एक NaNO2HCl वाली रिएक्शन आप लोगों को याद होगा। बाकी कुछ पुरानी रिएक्शन भी यूज हो जाएंगी। आप लोगों को एक रिएक्शन इसमें लिखी हुई है अमाइंस की प्रिपरेशन, SnHCl FeHCl H2PD, NO2 को NH2 में बदलता है। ये रिएजेंट आप लोगों ने याद किया था, समझे? तो वही सारे जितने भी आपने जो सब्सटेंस पढ़ रखे होंगे अमाइंस में, और एक दो थोड़े से एक्स्ट्रा जो पीछे पन्ने पड़े हैं उनको यूज करके इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। बस अपना टारगेट ये होगा कि कार्बन की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, बराबर है, और किसको किस में कन्वर्ट करना है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरे कन्वर्जन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई? जैसे इस क्वेश्चन में मुझे बताओ इधर लिखा क्या है बेटा? एथनोइक, मतलब कितने कार्बन की बात हो रही है? 2 कार्बन की। सी डबल बॉन्ड OH, क्या ये अपने पास एथनोइक एसिड यही हो गया? और इससे बनाना है बेटा मिथेनामाइन। मिथेनामाइन का मतलब क्या होगा? CH3NH2। क्या इसके अंदर यहां पर अगर NH2 ग्रुप आ जाए
तो हम लोग सीधे सीधे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगा करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हो NH3 हीट के साथ, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। या फिर बेटा आप क्या कर सकते हो कि OH को हटा के पहले Cl बना लो, मतलब एक स्टेप ये आप कर सकते थे C डबल बॉन्ड O NH2। ध्यान रखना बेटा, मैं रिएक्शन बता रहा हूं आपको क्या, यहां पर अगर आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराओगे तो वो क्या करेगा, इस C डबल बॉन्डो को खींच के बाहर फेंक देगा, ये दोनों ग्रुप्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो अपने पास हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के लिए चाहिए क्या होता है, Br2 साथ में KOH या फिर NaOH इस फॉर्म में एल्कोहलिक, इससे अपनी रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा, और ये अपने पास कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज, इसी रिएक्शन में एक स्टेप और लगाया जा सकता था। इसी रिएक्शन में बच्चा एक काम कर सकता था, वो पहले SOCl2 से रिएक्शन कराता, क्या बन जाता CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और फिर इसके बाद वो अगेन बेटा NH3 से रिएक्शन करा लेता, तो ये बन जाता CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl हट के क्या बन जाता NH2, एसिडमाइड में रेडी हो गया ये। अब आप इस रिएक्शन से फिर से यही हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगा के इस C डबल बॉन्ड O को अलग करते और ये बन जाता। समझ गया ना, ऐसे भी किया जा सकता है, दोनों रास्ते सही है, समझे, समझ गए ना। हाँ भैया अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हेक्सेन नाइट्रिल। हेक्सेन नाइट्रिल मतलब कितने कार्बन टोटल, 6, तो ये 1 2 3 4 5 और छठवें नंबर पे मैंने लगा दिया CN। क्लियर है, ये बन गया मेरे पास हेक्सेन नाइट्रिल। अब इस हेक्सेन नाइट्रिल से क्या बनाना है मुझे बताओ, बनाना क्या है बेटा, 1 अमीनो पेंटेन, मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन है और साथ में क्या है बेटा NH2। ठीक है भाई, यहां टोटल कार्बन है कितने बेटा, 6 कार्बन है, मुझे वहां कितने चाहिए, 5 चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली अगर इसमें LiAlH4 की रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा, ना कि 5 कार्बन वाला। तो अपना पहला टारगेट क्या होगा, अपना टारगेट होगा यहां से एक कार्बन को उड़ाया जाए। चलिए भाई उड़ाते हैं, देखिए कैसे। देखिए, क्या आप अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराओ H+H2O, क्या होगा, H+H2O से भी करा सकते हो, या फिर एक डायरेक्ट तरीका बता दे रहा, इससे कराओगे पहले एसिड बनाओगे फिर रिएक्शन कराओगे, बेहतर ये है कि आप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दो, OH नेगेटिव H2। अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये कितने कार्बन है बेटा, ये अपने पास स्टार्टिंग में 5, और जो छठवां कार्बन होगा बनेगा वो C डबल बॉन्ड O NH2। क्या अब अगेन इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगा दी जाए, ये बन जाएगा अपने पास Br2 KOH या फिर NaOH से रिएक्शन करा के आप क्या करोगे, ये C डबल बॉन्डो को हटा दोगे और ये 6 कार्बन से कितने कार्बन का हो जाएगा, 5 कार्बन। समझ गए। या क्या किया जा सकता था, आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते तो एसिड बनता, एसिड में क्या करते, पहले उसको NH2 में कन्वर्ट करते एसिड अमाइड में, उसके बाद ये रिएक्शन लगा लेते। समझ आया, क्लियर है ना। मैं सारे पॉसिबल रास्ते जितने मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं मैं सारे बताता जा रहा। क्लियर है भाई, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा, कह रहा है मेथनॉल को इथेनोइक एसिड में बदलना है। मेथनॉल मतलब कितने कार्बन की चर्चा हो रही है, केवल एक मेथनॉल, और इसको बदलना है बेटा इथेनोइक एसिड। ध्यान से देखिएगा, क्या ये अपने पास कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाना है, अरे बोलो, क्या हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसकी रिएक्शन करा दे SOCl2 से, मुझे बताइए डार्जन्स मेथड से मेथनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मिथाइल क्लोराइड में, और क्लोराइड की रिएक्शन करा दूं KCN से तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CN। अरे बोलो, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दे H+H2O, तो इस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CN, ये बदल जाएगा COH। क्लियर है ना, और डायरेक्टली ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया क्या। नेक्स्ट अगला कह रहा है इथेनामाइन को मिथेनामाइन में बदलिए। इथेनामाइन मतलब कितने कार्बन की बात है, तो CH3। उल्टा भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन में, मतलब मिथेनामाइन से इथेनामाइन, कार्बन बस बढ़ाना है या कम करना है, या क्या है बेटा CH3NH2 है। हाँ भाई, अब सोचिए कि भाई इसमें मुझे कार्बन डिक्रीज करना है, मुझे डिक्रीज करना है, क्या किया जा सकता है। पहला काम तो आप ये कर सकते हो कि भाई इसी केस में अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं HNO2 से, HNO2 लिख दो 0 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर अपन इसको, और या मैं लिख सकता था पहले NaNO2HCl,
NaNO2HCl, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था, साथ में वाटर से रिएक्ट करा दूं। तो बेसिकली मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मुझे क्या मिलेगा बताओ, बोलो भाई क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? मेरे पास सीधे बनेगा ये CH3 CH2 और ये बन जाएगा क्या बेटा OH। समझ में आ रहा? अब मैं क्या करूं बेटा, अब मैं इसमें रिएक्शन करा दूं किसकी, हॉट एसिडिक KMNO4 क्या करेगा बेटा ये K2Cr2O7 KMNO4 एल्कोहल को किस में बदलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसमें बदल दिया भाई। और क्या मैं इसमें रिएक्शन करा दूं NH3 से, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। अब मुझे बताओ यहाँ पे लास्ट कौन सी रिएक्शन नजर आ रही है, ऑफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, यानी Br2 साथ में KOH। तो क्या निकलेगा, ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O बाहर निकल आएगा और बन जाएगा CH3 NH2। समझ आया, क्लियर हो गया? बढ़ जाए आगे। हाँ भी, इथेनोइक एसिड इंटू प्रोपेनोइक एसिड, कितने कार्बन है स्टार्टिंग में, दो से कितने में बदलना है, 3 में, मतलब ये CH3 ये CH2 और सॉरी ये नहीं, यहाँ पर COH इथेनोइक है, ये अपने पास आ गया C डबल बॉन्ड OH। हाँ भाई, तो बदलना है प्रोपेनोइक एसिड में, बेटा कार्बन इंक्रीज करना है, ये अपने पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। हाँ भाई, क्या किया जा सकता है, पहला स्टेप क्या किया जा सकता है, क्या सबसे पहले इसमें मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाँ भाई, और दूसरे स्टेप में H+H2O हाइड्रोलिसिस करा दूं, तो क्या मेरे पास बचेगा CH3 CH2OH। अरे बोलो, अब मेरे पास OH आ गया, क्या इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराऊं, क्या बन जाएगा ये CH3 CH2Cl, ये बन जाएगा। अब Cl को किससे रिएक्ट करा दे बेटा, KCN, क्या बनेगा ये बनेगा CH3 CH2CN, और CN से क्या बना दूं बेटा मैं, बोलो इसका क्या करा दूं, हाइड्रोलिसिस करा दूं, ये तो डायरेक्ट आंसर ही आ गया H+H2O। अगर मैं इससे रिएक्शन करा दूंगा तो CN विल कन्वर्टेड इनटू COOH, इसमें बदल जाएगा, समझे, ये इसका ऐसे कन्वर्जन हो जाएगा। बढ़े आगे, मिथेनामाइन को बदलना है इथेनामाइन, मिथेनामाइन को बदलना है इथेनामाइन में। देखिए उल्टा पूछ लिया गया बेटा CH3NH2, देखिए मैं इसी की अभी चर्चा कर रहा था कि उल्टा भी पूछा जा सकता है, ये ऐसा आ गया और इधर पर बेटा क्या है NH2 है, इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। बच्चा मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि भाई अपने को कार्बन इंक्रीज करना है और मुझे यहाँ से NH2 हटाना है, तो कैसे बेटा ये NH2 को हम लोग हटा सकते हैं? सबसे पहला काम ये किया जा सकता है कि NaNO2 HCl से रिएक्शन कराई जाए, ठीक है भाई, और वाटर के प्रेजेंस में, तो मेरे पास बन जाएगा ये CH3OH। याद रखना कि ये OH मेरे पास डायरेक्ट बन गया क्योंकि अनस्टेबल बनता है N2+Cl-, बट अगर ये हमारे पास एराइल ग्रुप होता तो पहले N2+Cl- डायएजो मॉलिक्यूल बन जाता, समझे। इस केस में अपने पास डायरेक्टली अल्कोहल बन गया। अब इसका क्या करें बेटा, इसमें लगा दो SOCl2, अब तो मुझे बस कार्बन इंक्रीज कराना है, क्या हो जाएगा ये CH3Cl और इसकी रिएक्शन कराओ KCN से, KCN से कराओगे तो क्या बन जाएगा CH3CN, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन कराओ बेटा किससे, H+H2O से, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH बना देंगे। अब मुझे बताओ क्या मैं इसकी रिएक्शन NH3 से करा दूं, ठीक है, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करा, ऐसे नहीं बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसमें पहले LiAlH4 कर लो, LiAlH4 करोगे और हाइड्रोलिसिस कराओगे, क्या बन जाएगा ये CH3 CH2OH। चलिए भाई, अब देखिए, अब मुझे OH को बनाना है किसमें बेटा, NH2 में, OH को बनाना है NH2 में, तो पहले मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊं बेटा, SOCl2 से, अगेन क्या बन जाएगा ये CH3 CH2Cl, और साथ में बेटा इसकी रिएक्शन करा दो NH3 से, तो फाइनली अपने पास ये आंसर आ जाए, समझे। बढ़िया क्वेश्चन था, उल्टा पूछ लिया गया था, मीथेनामाइन से इथेनामाइन में कन्वर्ट कराया गया, समझे। यहाँ कार्बन इंक्रीज करना था और फिर अमाइन पे पहुंचना था, इसलिए इतनी ज्यादा रिएक्शन यूज हो गई, क्लियर है।
क्वेश्चन बढ़िया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़े क्या आगे भैया? आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे ना, टेस्ट में आते होंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि भाई ऐसे ऐसे किया जा सकता है। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? नाइट्रोमीथेन NO2 आ चुका है और इसको बदलना है डाई मिथाइल अमाइन। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे CH3NO2। अच्छा, इससे बनाना क्या है बेटा? इससे बनाना है डाई मिथाइल अमाइन CH3NHCH3, ये बनाना है। अरे ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बेटा। NO2 को NH2 में बदल दो। किससे बदलते बेटा NO2 को NH2 में? SnHCl यूज कर सकते हैं, या फिर FeHCl, या फिर H2PD। हाँ भाई, इससे रिएक्शन कराएंगे, क्या बनाएंगे? CH3NH2। अब ये बन चुका है, क्या मैं अमोनोलिसिस करा दूं? अमोनोलिसिस का मतलब क्या होता है कि भाई इसकी रिएक्शन में करा दूं CH3Cl से, समझे? H और Cl अलग हो जाएगा और CH3 विल अटैक ऑन दिस नाइट्रोजन, क्या बना देगा ये? CH3NH और ये CH3। मुझे यही रिक्वायर्ड था प्रोडक्ट। समझ आया? क्लियर है ये? बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट, प्रोपेनोइक एसिड इंटू एथेनोइक। अब यहां पर भी कार्बन डिग्रेड करना है भाई। 3 कार्बन है, CH3, C डबल बॉन्ड O, और इधर CH2 कर लो, इधर CH3 कर लो, हो गया। हाँ भाई, इधर OH। चलिए, और इसको बदलना है इथेनोइक एसिड यानी CH3, C डबल बॉन्ड O OH में। हाँ भाई, क्या किया जा सकता है? पहला स्टेप कोई बताएगा? सबसे पहले इसमें क्या कर लिया जाए? सबसे पहले बेटा इसमें क्या कर लिया जाए? NH3 से रिएक्शन कराइए भाई। क्या होगा? ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? अमाइड। अब आप समझ गए होगे करना क्या है। अब अपना टारगेट क्या है बेटा? यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O को निकाल लिया जाए, क्या बनेगा? ये Br2 KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन बनेगा CH3 CH2 और ये बन जाएगा NH2। बट अभी भी बेटा ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि अपने को चाहिए, अभी अपने को चाहिए क्या? इथेनोइक एसिड चाहिए, बट नहीं पहुंचे अपन, इथेनामाइन पर है। अभी इथेनामाइन से अपन को ये चाहिए। चलिए, क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है इसमें? HNO2 की रिएक्शन कराएं। हाँ भाई, क्या किस में बदलेगा ये? एल्कोहल में। और एल्कोहल को आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, किससे? KMNO4 से, या फिर K2Cr2O7 से। समझे? ये ऐसे कन्वर्जन हो जाएगा। समझे? बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्या एक बात बताओ, अगर मैं कार्बिलमाइन टेस्ट कराऊं, कार्बिलमाइन टेस्ट, तो कौन देगा? 1 डिग्री देगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं देगा। अगर मैं हिंसवर्क करा दूं, हिंसवर्क, तो क्या होगा बेटा? 1 डिग्री और 2 डिग्री देगा, 3 डिग्री। हो गया बेटा इनके सबके बीच में डिफरेंशिएट। जब आपने कार्बिलमाइन डाला तो पता पड़ गया 1 डिग्री कौन है, अलग कर दो। अब बचा कौन सा? 2 और 3। हिंसवर्क डाल दो तो 2 और 3 वो भी सेपरेट हो गए। समझ गए ना? इनको ऐसे हम लोग कर सकते हैं डिस्टिंग्विश। अगर साइमल्टेनियसली करना है तो केवल मुझे इतना पता करना है कि इनमें से 3 डिग्री कौन है, तो हिंसवर्क रिएजेंट से करा दो, 1 और 2 कर जाएंगे, 3 नहीं करेगा। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बिलमाइन टेस्ट। क्या होता है बेटा ये? अब तो याद ही हो गया होगा ना। 1 डिग्री अमाइन एलिफेटिक और एरोमेटिक। हाँ भाई, किससे रिएक्शन कराते थे? क्लोरोफॉर्म, साथ में हमारे पास KOH या फिर NaOH। क्या बनाएगा? ये बनाएगा RNC, ये बना देगा। साथ में आप HCl और H2O वगैरह अलग कर लोगे। क्लियर है? ये अपने पास कार्बिलमाइन टेस्ट हो गया। दूसरा क्या है? डायएजोटाइजेशन। अरे ये भी अपन जानते हैं बेटा। डायएजोटाइजेशन बेसिकली अपने पास कोई अराइल ग्रुप है, अराइल ग्रुप है, और इसकी रिएक्शन बेटा, अराइल ग्रुप, इसकी रिएक्शन कराओ NaNO2 HCl, NaNO2 HCl से या HNO2 से। क्या बनाएगा ये बना देगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, यानी N2 और Cl। प्लस माइनस लिखना जरूरी नहीं होता है, आप बस इतना ही दिखा दें N2 और Cl। समझ गए ना? वो अंडरस्टूड होगा कि वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ये? नेक्स्ट वाला क्या पूछ रहा है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है बताइए। अभी अभी आपने देखा क्या? RC डबल बॉन्ड हो, इधर NH2। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या था बेटा? Br2 KOH
Br2NaOH, या फिर बेटा ऐसे भी लिख सकते थे, लिखने वाला लिखने को ऐसे भी लिख सकता था, या NaOBr ऐसे भी लिख सकता था, क्योंकि ये दोनों आपस में बेटा मिक्स होके तो यही बन जाएंगे ना भाई। Br2KOH की रिएक्शन से KOBr मिलेगा, या NaOH और Br2 की रिएक्शन से NaOBr मिलेगा। तो अगर ऐसा भी लिखा हो तब भी अपना प्रोडक्ट तो क्या रहेगा, ये रहेगा NH2, और यहां से जो है ये C डबल बॉन्ड O अलग निकल जाएगा। क्लियर है? अरे समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे अगला क्या पूछ रहा है, कपलिंग रिएक्शन क्या होती थी? कपलिंग रिएक्शन भाई, कपलिंग रिएक्शन कैसे बनती थी? ये 2-4 रिएक्शन आपको याद ही होना चाहिए। इसमें ये अपने पास N2 प्लस Cl माइनस PDC की रिएक्शन कराते थे अलग अलग सब्सटेंस से। जैसे अगर आपने कराया फिनॉल से रिएक्शन, ये फिनॉल से रिएक्शन जो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भेजे थे ना, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा है, और अमाइंस के जब लास्ट वाले टॉपिक लिखा होगा वहां लिखा होगा कपलिंग रिएक्शन। उस कपलिंग रिएक्शन में 2-3 रिएक्शन आप याद रख लें। हालांकि एनसीईआरटी ने केवल 2 ही रिएक्शन मेंशन किए, ये वाली और ये वाली, और इनमें कलर जो है अमाइंस के साथ येलो कलर होता है, और अल्कोहल के साथ जो है बेटा हमारे पास ऑरेंज कलर हो जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो NCH3CH3। तो बेसिकली करना क्या होता, करना ये होता है प्रोडक्ट में, ध्यान से देखना, ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग नजर आ रही है आपको पहली वाली, ये वाली, इसका जो N2 है यानी N, इधर से बेटा अपन को HCl निकाल देना है। इसका H निकाल दो, इसका H निकाल दो, इसका H निकाल दो Cl के साथ, और इसको जोड़ दो इस वाले मॉलिक्यूल से, या आप इससे जोड़ दो। इन रिएक्शंस को हम लोग कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, जहां पर ये हमारे पास कंपाउंड बनता है और साथ में ये OH। क्लियर है भाई, ये बन जाएगा, समझ गया ना? अच्छा, इसमें अपन वो सिन एंटी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जोड़ सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गए तो लोन पेयर के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन के फॉर्म में बना सकते हैं, समझे? जैसे ये वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, ये क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा अपने पास N डबल बॉन्ड N, और साथ में ये रहा, यहाँ पर क्या आ जाएगा NH2। तो अगले वाले में क्या आ जाएगा बोलो, अगले वाले में प्रोडक्ट क्या रहेगा, पहले बेंजीन रिंग, उसके बाद N डबल बॉन्ड N, फिर ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास N, डाइमिथाइल, ये बन जाएगा, समझे? इनके कलर याद रखो कि ये येलो कलर का होता है, इसमें भी येलो कलर का सब्सटेंस बनता है, और इसमें ऑरेंज। अच्छा, बीटा नेप्थॉल होता है, उसमें ब्लैक ऑरेंज जैसा कलर आता है। बीटा नेप्थॉल से अगर रिएक्शन जिसमें आपने वो एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाए थे, बीटा नेप्थॉल के टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक स्ट्रक्चर कितने बन सकते, एरोमेटिक नहीं, वो कौन से वाले, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपने बनाए थे। ठीक है भाई, बढ़े आगे, अगला देखिए, कह रहा है भाई अमोनोलिसिस क्या होता है, अमोनोलिसिस। हाँ भाई, अमोनोलिसिस क्या होता है, क्या होता है बेटा, जब हम लोग RNH2, इवन अगर NH3 अकेला है तब भी, जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा R-X से, तो इधर से क्या निकलेगा बेटा, ये बन जाएगा RNH, और इस पर क्या आ जाएगा बेटा R-, HX को अलग कर दिया जाए, समझे? अभी भी इसके पास एक H अवेलेबल है, फिर से रिएक्शन करा दूं R-X से, क्या बनेगा, ये अपने पास RNH, और ये R-, यहाँ पर ये H हटा दिया, ये वाला H को गायब करो, अपने पास केवल क्या बचेगा बेटा, ये N, और यहाँ पर साथ में क्या जाएगा R-, समझे? एक बार और रिएक्शन की जा सकती है, वो लोन पेयर वाली क्वार्टरनरी अमाइन भी बनाया जा सकता है, मतलब R-X से आप बना सकते हो RN, यहाँ पर ये डैश डबल डैश और ये ट्रिपल डैश, बट यहाँ पर अब इसके बाद रिएक्शन नहीं होगी, समझ गए होगे? अगर इसी को अगर मैं इसको ही एक्सेस अमाउंट में ले लूँ तो यही वाले चारों ग्रुप जोड़ता चला जाएगा, आगे बढ़ाता चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस। समझ गया ना? चलिए भाई अगला प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, एसिटिलेशन। एसिटिलेशन तो भाई हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अरे भाई ये एसिटिलेशन, यहाँ पर NH2 है, हाँ भाई इसकी रिएक्शन कराने किससे, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये Cl ऑब्लिक AlCl3, क्या बनेगा ये प्रोडक्ट मुझे बताओ। एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना, यहाँ क्या बनता था भाई, ये बन जाता था हमारे पास NH C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटेनिलाइड बोलते थे, एसिटेनिलीन से जो बनता था। ठीक है, आप लोग को याद होगा बेटा जब ESR रिएक्शन करते थे ना, ESR
इसके साथ ESR में प्रॉब्लम आती थी, तो हम लोग कहते थे एक काम करो, इसका ESR मत कराओ, पहले इसका ESR कराओ। याद है एक पॉइंट जिसमें कहा जाता था भाई ESR रिएक्शन हम लोग पहले एनिलीन को बनाओ एसिटिनिलाइड, और फिर इसकी रिएक्शन अगर वाटर से करा दोगे बेटा, वाटर से, तो रिएक्शन बैकवर्ड भी जाती थी। एक नई इंफॉर्मेशन जो हमने इधर ही ऐड कर दी कि भाई एनिलीन को पहले एसिटिनिलाइड में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद इसकी ESR रिएक्शन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ESR में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ब्रोमिनेशन कराओगे तो इधर पे बेटा ब्रोमीन 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 तीनों जगह अटैक मार देगा, समझे? अब चाहे वो आप कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कर लो, चाहे आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कर लो। फिनॉल के केस में क्या होता था, कार्बन डाइसल्फाइड लाने पर क्या होता था, ऑर्थो पैरा अलग हो जाते थे, और अगर वाटर की प्रेजेंस में कराते थे तो ऑर्थो पैरा साइमल्टेनियस मिल रहा था। एनिलीन में क्या हो रहा, एक साथ ही मिल रहे सारे, चाहे आप कार्बन डाइसल्फाइड लेके आ रहे चाहे। और अपन ने क्या देखा था कि भाई यहां पर जब नाइट्रेशन कराया गया तो ऑर्थोमेटा पैरा प्रोडक्ट मिला, समझे? तो अपन क्या करेंगे, नाइट्रेशन पहले इसका कराएंगे और इसमें वाटर डाल देंगे तो फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मुझे सेपरेट प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्थो वाला अलग पैरा वाला अलग, तब उस केस में पहले मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर लूंगा और इसमें सारी ये सारी रिएक्शन लगाता जाऊंगा और लास्ट में वाटर ऐड करके इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं, समझे? आगे गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस भाई बता चुका हूं मैं, पूरा पूरा रिएक्शन मैंने लिख करके छोड़ दिया था, तो एक बार उसको देख लेना आप। अगला, हाँ भाई ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड।